हमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, क्या उसके लिए नेट ज़रूरी है? सर वो मैं क्या पीएचडी करना ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए? अगर आपके ज़हन में भी ये सारे सवाल आते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कैसे बन सकते हैं। क्या आपको भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है और अपनी टीचिंग का करियर बनाना है, सफल करियर बनाना है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। शुरुआत से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे जवाबों के जो सवालों के जो जवाब हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं इस एकेडमिक दुनिया में आपका और ज्ञान चलिए बिखेरना शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो जॉब होती है जिस जैसे मेरे पास भी 8-9 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते-पढ़ाते। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आप इसके कहाँ ट्राई करना चाहते हैं अपना करियर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए? क्या आप प्राइवेट में ट्राई करना चाहते हैं या फिर आप सरकारी में ट्राई करना चाहते हैं? पहले मैं आपको थोड़ा प्राइवेट की कहानी बता देता हूँ। प्राइवेट की देखिए कहानी ये है कि इसमें फ्रेशर्स को भी ले लिया जाता है, ठीक है? नेट है तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी है तो उससे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं मतलब अभी आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं और इससे आपकी अपॉर्च्युनिटी जो है, वो मिल सकती है आपको। इसमें मैं पूरा बताऊँगा शुरुआत से लेके आखिर तक, ठीक है? लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि क्या क्या कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएँगे, ठीक है? तो देखिए सबसे ज़रूरी जो है वो है आपकी मास्टर्स डिग्री, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैं मास कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूँ, ठीक है? तो मैंने जो अपना मास्टर्स किया है वो मास कम्युनिकेशन में किया है या जर्नलिज्म में किया है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि भाई आप एमसीए आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि जो एमसीए के जो कोर्सेज़ हों या जो बीसीए के जो कोर्सेज़ हों, वहाँ पे जाकर आप पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने एमबीए किया हुआ है, तो आप किसी मैनेजमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ा सकते हैं। तो मेन जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो है आपका मास्टर्स, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्या प्राइवेट में मौका मिल सकता है? डेफ़िनिटली मौका मिल सकता है क्योंकि क्या है कि प्राइवेट का बजट बहुत तंग होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि अगर कोई अच्छा मतलब टैलेंट लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए, वो उस पे भी मैं आऊँगा। स्पेशलाइज़ेशन कैसे करना है, अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस करना है, बस ये छोटी-सी बात मैं बोल दूँ आपको फिर मैं अपनी वीडियो में आगे आता हूँ। कि मास्टर्स के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास स्पेशलाइज़ेशन है, टैलेंट है, तो ही आप जो है एलिजिबल हो पाएँगे और अगर आपके पास सब्जेक्ट पे आपकी तिच्छी पकड़ नहीं है, तो शायद जो है आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेने से थोड़ा-सा कतराएँगे, ठीक है? अब इस पे काम कैसे करना है, इस पे आ जाता हूँ मैं। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि जल्दबाज़ी मत करें, कूदें मत जल्दी से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए, उतावला नहीं होना है। सबसे ज़रूरी ये है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास हो गई है, आप कोशिश ये करिए कि आप नेट निकाल दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि नेट निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी 6 महीना, 1 साल की अगर आपने लग कर के मेहनत करी हुई है, तो आपको डेफ़िनिटली आप नेट निकाल सकते हैं। नेट निकालने के बाद देखिए क्या होता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है, वो सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होती है, लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी जब सॉल्व हो जाती हैं, तो आपके लिए जो नेट आपके पास होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एंट्री लेवल की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए। तो आपके पास एक मौका है अच्छा, मास्टर्स किया हुआ है तो नेट निकाल लीजिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए कि जो इस वक़्त पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? तो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए तो सुनहरा मौका है क्योंकि आजकल जितनी भी आप गाइडलाइंस देख लीजिए यूजीसी की, तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जैसे कि मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो हम लोगों के ऊपर अक्सर ये प्रेशर होता है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको पीएचडी में एनरोल होना है। हालाँकि मैं तो एनरोल्ड हूँ। जो नए लोग आते हैं जो एनरोल्ड नहीं है, जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया, उनको भी बोला जाता है कि आप ठीक है, अच्छी बात है नेट क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन हम आपको 1 साल का मौका दे रहे हैं, 2 साल का मौका दे रहे हैं, आप अपने आप को एनरोल करा लिया पीएचडी में और उन अब नई गाइडलाइंस ऐसी आ रही हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की कि वो आपको कोर्स वर्क का जो 6 महीने का टाइम होता है ना, उसके लिए भी छुट्टी देने के लिए तैयार है, ठीक है? लेकिन वो पेड लीव नहीं होगी, एलओपी टाइप होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी आपको इतना सपोर्ट कर रही है क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस है कि भाई आपके पास पीएचडी होल्डर्स होने ही चाहिए। तो जो लोग इस वक़्त पीएचडी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, आपके लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, आप अप्लाई करेंगे डेफिनिटली आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मेनली मेरी वीडियो पे वो लोग आए होंगे ना जिनके पास नेट है और ना ही जिनके पास पीएचडी है, ठीक है? तो वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए मैंने जैसे ही बताया कि भाई आप नेट की तैयारी करते रहिए, पीएचडी में नहीं है तो एनरोल कर लीजिए। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि भाई दोनों चीज़ नहीं है और आपको जो है वो जॉब में आना है, तो मैं सिंपल सी आपको एक चीज़ बोलूँगा,
एक कोई ऐसा सब्जेक्ट अपना पकड़ लीजिए जिससे भी आपने मास्टर्स किया। अब मास्टर्स में भी आपके 4-5 सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा मास कम्युनिकेशन, ठीक है? मास कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो मेरा स्पेशलाइज़ेशन है। उसमें क्या हुआ भाई, मुझे जो है ना इस सब्जेक्ट में महारत है, तो मैंने इसके सब्जेक्ट को घोल करके पी लिया है, जर्नलिज़्म को घोल करके पी लिया है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमारी 2 चीज़ों पे पकड़ है, और सब्जेक्ट भी हम पढ़ा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें हमारा अच्छा स्पेशलाइज़ेशन है, और होता अमूमन ये है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है स्पेशलाइज़ेशन में जिसकी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट हो। मतलब ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं चूज़ करना है जिसकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में इंडिया में कम हो। मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जापानीज़ लैंग्वेज में मास्टर्स किया है, ठीक है? तो अब जापानीज़ लैंग्वेज में बहुत से कम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जापानीज़ ऑफ़र कर रही हैं। तो आपको ये भी देखना है कि वो कौन-सा सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एक स्पेशलाइज़ेशन ढूँढना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप अपने रिज़्यूमे पे लिखेंगे। और अमूमन होता ये है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे विल आस्क फॉर योर स्पेशलाइज़ेशन, दैट व्हाट इज़ योर स्पेशलाइज़ेशन, और जो आपका स्पेशलाइज़ेशन होता है, उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो स्पेशलाइज़ेशन है, क्वेश्चन भी आपका उसी से पूछा जाएगा। आपकी 50% 60% प्रॉब्लम जो है, वो वहीं सॉल्व हो जाती है, ठीक है? तो जो लोग नेट नहीं है, जो लोग पीएचडी नहीं है, उनके लिए ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी। और आपको मोस्टली जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे जो है वो आपको शुरुआत में मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे ही मौका मिले, मेरी राय ये आपको है कि आप नेट के लिए भी जाएँ, ठीक है? उसके लिए प्रिपरेशन करें। कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक़्त लेके चलें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम सब कुछ छोड़-छाड़ करके नेट की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये भी है। लेकिन अगर आप 1 साल का वक़्त लेके चल रहे हैं और 2 से 3-4 घंटे अगर लग करके प्रिपेयर करें, तो मेरे ख़्याल से आप जॉब भी कर सकते हैं और आप साथ-साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के दौर में यूट्यूब से बड़ा कोई टीचर है नहीं। आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं। हालाँकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, क्योंकि सबके पास ज्ञान आ रहा है, सबको ज्ञान हासिल हो रहा है। आज से 10 साल पहले की कहानी कुछ और थी, ठीक है? अब कहानी डिफरेंट है। इसीलिए अगर जब पेपर भी आजकल टफ आता है, फिर भी जो है आपकी जो है वो जो कट ऑफ है वो ऊपर चली जाती है। रीज़न यही है कि सबके पास ज्ञान आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो आपके पास भी एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, थोड़ा-सा वक़्त लेकर के पढ़ सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 सीट, 1 नेट, 1 पीएचडी, ठीक है? तो उसको आप अपने अपने शेड्यूल में रखें, अपने ज़हन में रखें कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, नेट भी ज़रूरी है, पीएचडी भी ज़रूरी है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। जैसे पीएचडी के लिए आपको 3 से 4 साल का वक़्त लेके चलना पड़ेगा। नेट के लिए कम से कम 1 साल का वक़्त लेके चलना पड़ेगा, स्पेशलाइज़ेशन पे काम करना पड़ेगा। तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग का जो मेन जो फंडा है वो पेशेंस का ही फंडा है। तो ये आपको पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, और साथ-साथ आपको ये मेरे स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि आपकी, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन हाँ, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी और आपको एक राह मिल जाएगी कि हाँ भाई, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की ये राह है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे मेरी मंज़िल मिल ही जाएगी, ठीक है? तो मैं आपसे बस यही शेयर करना चाह रहा था कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के बिना पे मैं आपको जो है, ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा था। उम्मीद करते हैं ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर देंगे तो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाएगी ये वीडियो। हो सकता है आपके इस कमेंट से काफ़ी लोगों का जो है उत्थान हो जाए, कुछ भला हो जाए। ठीक है? तो इसी नोट पे कि आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द से जल्द। तब तक के लिए आप मेरा चैनल में और जो वीडियोज़ है वो भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं, और नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।